दोस्तों, क्या होगा अगर एक बेगुनाह इंसान को उम्र कैद की सजा मिल जाए और उसे ऐसे जेल में भेज दिया जाए जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौट पाया। लेकिन सोचिए, वही इंसान पूरे 20 साल तक सबके सामने रहता है और फिर एक दिन अचानक से गायब हो जाता है, जैसे कि वो कभी इस जेल में था ही नहीं। आखिर उसने ऐसा क्या किया? क्या सच में उसने कोई जादू किया या फिर 20 साल पहले ही उसने अपने आजादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी? तो आज हम जानेंगे हॉलीवुड की सबसे शानदार मूवी को। कहानी शुरुआत होती है एंडी से, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर बैंकर होता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन एक रात कुछ बदल जाता है। उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गोली मारकर हत्या की जाती है। सारे सबूत एंडी के खिलाफ होते हैं। कोर्ट में चाहे वो खुद को कितना भी बेगुनाह साबित करने की कोशिश करे, लेकिन जज उसकी एक भी बात नहीं सुनते और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर भेज दिया जाता है अमेरिका की सबसे खौफनाक जेल, शोशैंक प्रिजन में। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार अंदर गया वह या तो बूढ़ा होकर बाहर निकलेगा या फिर उसकी मौत तय है। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता है। जेल में कदम रखते ही एंडी समझ जाता है कि अब उसकी पुरानी दुनिया हमेशा के लिए पीछे छूट चुकी है। यहाँ हर एक दिन नई परीक्षा है और हर गलती की सजा बेहद खतरनाक है। पहली रात नए कैदियों में से एक कैदी जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन जेल के गार्ड उसे इतने बेरहमी से पीटते हैं कि अगली सुबह उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर एंडी समझ जाता है कि जेल में इंसानों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। शुरुआत के कई दिन तक एंडी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वह बस चुपचाप सब कुछ देखता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है रेड से। रेड इस जेल का सबसे पुराना और समझदार कैदी है। अगर किसी कैदी को बाहर से कोई चीज मंगवानी हो तो रेड उसका इंतजाम कर सकता है। कुछ दिन बाद एंडी रेड से एक अजीब सी चीज मंगवाता है। वो उसे कहता है कि उसे छोटा सा रॉक हैमर चाहिए। रेड हैरान हो जाता है। वो मजाक में कहता है, इतने छोटे हथौड़े से अगर तुम सुरंग बनाने की कोशिश करोगे तो शायद 600 साल लग जाएंगे। लेकिन एंडी सिर्फ मुस्कुरा देता है और कहता है, जब हथौड़ा आएगा तब तुम सब समझ जाओगे। असल में एंडी को पत्थर की छोटी छोटी कलाकृति बनाने का शौक होता है, इसलिए रेड ज्यादा कुछ सवाल ना पूछते हुए उसके लिए हथौड़ा मंगवा देता है। लेकिन एंडी की मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं होती। जेल में कुछ खतरनाक कैदी थे जिन्हें कमजोर कैदियों को परेशान करने में मजा आता था। उनकी नजर एंडी पर पड़ चुकी थी। एक दिन वे लोग एंडी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। यह सिलसिला एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल चलता है। एक बार एंडी घायल हो जाता है, उसके शरीर पर नए जख्म बन जाते हैं, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। शायद वह जान चुका था कि इस जेल में इंसाफ की उम्मीद करना भी बेवकूफी होगी। समय धीरे धीरे बीतता है। एक दिन कुछ कैदियों को जेल के छत की मरम्मत के लिए भेजा जाता है, जिसमें एंडी और रेड भी शामिल होते हैं। वही एंडी की नजर पड़ती है जेल के सबसे खतरनाक गार्ड कैप्टन हेडली से, जो अपने भाई से विरासत के पैसे मिलने के बारे में और उसके टैक्स के बारे में बात कर रहा था और वो काफी परेशान होता है। बाकी कैदी चुप रहते हैं, लेकिन एंडी अचानक उसके पास चला जाता है। गार्ड को लगता है कि एक कैदी उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो गुस्से से एंडी को छत के किनारे पर घसीट लेता है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल वह एंडी को नीचे फेंक देगा, लेकिन तभी एंडी शांत आवाज में कहता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक ऐसा कानून का तरीका बता सकता हूँ जिससे आपको इस पैसे पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यही से पहली बार इस जेल के लोगों को एहसास हो जाता है कि एंडी सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक ऐसा दिमागी इंसान है जो हालात चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन वो सोचना बंद नहीं करता। गार्ड हेडली पहले तो एंडी की बात सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। उसे लगता है कि एक कैदी उसे कानून सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही एंडी उसे टैक्स से बचाने की तरकीब बताता है, हेडली का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। एंडी उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगता, वह सिर्फ इतना कह देता है, अगर आपको सच में मेरी बात से फायदा हुआ है तो मेरे साथियों को एक एक ठंडी बियर पिला दीजिए। अगले ही दिन जेल के छत पर सभी कैदी धूप में बैठकर बियर पी रहे होते हैं। शायद कई सालों बाद उन्हें पहली बार इंसान होने का एहसास होता है। उस दिन एंडी की पहचान पूरे जेल में बदल जाती है। अब लोग उसे सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में देखने लगते हैं जो अपने समझदारी से किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके दुश्मन अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। कुछ समय बाद वही गुंडे फिर एंडी पर हमला कर देते हैं। इस बार एंडी खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उसे इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि वह लगभग मरने की हालत में अस्पताल पहुंच जाता है। जब यह बात गार्ड हेडली को पता चलती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वह उन गुंडों के सरगना को ऐसी पनिशमेंट देता है कि वह पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। उस दिन के बाद कोई भी कैदी दोबारा एंडी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब एंडी की जिंदगी थोड़ी बदलने लगती है। जेल का वार्डन भी उसके अक्ल से प्रभावित हो जाता है। वह उसे अपने ऑफिस में बुलाता
है और धीरे धीरे अपने निजी खातों और टैक्स का काम एंडी से करवाने लगता है। वार्डन एक धार्मिक इंसान होने का दिखावा करता है। उसके हाथ में हमेशा एक बाइबल रहती है। उसी मुलाकात में एंडी के हाथ में भी एक बाइबल होती है। वार्डन मुस्कुरा के कहता है, मुक्ति का रास्ता इसी किताब में छिपा है। कुछ ही दिनों बाद एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम करने की जिम्मेदारी मिल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है बूढ़े लाइब्रेरियन ब्रुक्स से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजारी थी। ब्रुक्स के लिए यही जेल उसका घर बन चुका था। एंडी धीरे धीरे लाइब्रेरी को बदलना शुरू कर देता है। वह हर हफ्ते सरकार को चिट्ठियां लिखता है और किताब की मांग करता है। शुरुआत में कोई भी जवाब नहीं आता, लेकिन एंडी हार नहीं मानता। महीनों तक लगातार चिट्ठियां भेजने के बाद आखिरकार सरकार कुछ किताबें और थोड़े पैसे भेज देती है, लेकिन एंडी यही नहीं रुकता। अब वह पहले से भी ज्यादा चिट्ठियां भेजना शुरू करता है। कुछ सालों में वही छोटी सी लाइब्रेरी राज्य की सबसे अच्छी लाइब्रेरी बन जाती है। अब कैदी पढ़ने लगते हैं, नई चीजें सीखने लगते हैं और पहली बार उन्हें लगता है कि शायद जेल की दीवारों के बाहर भी उनकी कोई जिंदगी है। धीरे धीरे पूरा स्टाफ एंडी पर निर्भर हो जाता है। गार्ड अपने टैक्स का काम उसी से करवाता है, अफसर अपने बैंक के कागज भी उसी से भरवाने लगते हैं और वार्डन वह तो अपने लाखों के काले पैसों का हिसाब एंडी से ही रखवाता था। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। वार्डन जेल के कैदियों से सस्ते में मजदूरी करवाता था और करोड़ों का काला पैसा कमा रहा था। इस पूरे घोटाले को छिपाने के लिए वह एक नकली आदमी का नाम का इस्तेमाल करता है और उसके नाम से बैंक अकाउंट नंबर खोल देता है। सारे कागज, सारी एंट्री, सारा हिसाब अब एंडी के हाथों से होकर गुजरता है। यानी अगर कभी यह राज बाहर आया तो वार्डन की पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। इसी बीच जेल में एक नया कैदी आता है। उसका नाम होता है टॉमी। यह जवान है, बेफिक्र है और बाहर निकलकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। एंडी उसकी पढ़ाई पूरी करवाने में मदद करता है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक दिन बातचीत के दौरान टॉमी एक ऐसी बात बता देता है जिसे सुनकर एंडी के पैरों तली जमीन खिसक जाती है। टॉमी बताता है कुछ साल पहले वह एक दूसरे जेल में था। वहाँ एक कैदी शराब के नशे में उसके सामने कबूल करता है कि उसने अमीर बैंक अफसर की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की थी, लेकिन उस हत्या के आरोप में उसे कोई भी सजा नहीं हुई। लेकिन बैंकर ही इस सब गड़बड़ी में फंस गया और वो जेल में है। यह सुनते ही एंडी समझ जाता है कि वह शुरू से ही बेगुनाह था। अब पहली बार उसके पास अपनी बेगुनाह साबित करने का असली मौका था। उसे लगता है शायद इससे सालों बाद वह आजाद हो जाएगा। वह तुरंत वार्डन के पास पहुंच जाता है और टॉमी की पूरी कहानी उसे बताने लगता है। पहले तो वार्डन बड़ी शांति से उसकी बात सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा चुका था। अगर एंडी जेल से बाहर चला गया तो उसके करोड़ों के काले धंधे का राज भी दुनिया के सामने आ जाएगा। इसलिए वह एंडी को कहता है ये सब झूठ है, कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। एंडी भी पहली बार खुलकर जवाब देता है। वो कहता है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो एक दिन मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। बस यही बात वार्डन को चुभ जाती है। उसी रात एंडी को सीधे जेल के सबसे खतरनाक जगह काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन वार्डन यही नहीं रुकता। अगले दिन वह टॉमी को बुलाता है और कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो बस मेरी एक बात मानो। टॉमी को लगता है कि शायद उसकी रिहाई होने वाली है। वह खुशी खुशी जेल के मैदान में पहुंच जाता है, लेकिन अगले ही पल गार्ड अपनी बंदूक उठाता है और एक गोली सीधे टॉमी के सीने में मार देता है। कुछ ही सेकंड में वो वही गिर जाता है। बाद में पूरे जेल में यह झूठ फैला दिया जाता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। लेकिन एंडी सब कुछ जान चुका था। अब उसके अंदर बच्चों या आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। 2 महीने बाद जब वह काल कोठरी से बाहर आता है तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वह रेड से कहता है अगर कभी तुम इस जेल से बाहर निकले तो एक जगह जरूर जाना। फिर वह मेक्सिको के एक छोटे से समुद्री शहर जिहुआतानोजो का जिक्र करता है। वह कहता है वही मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। समुद्र के किनारे नाव को ठीक करूंगा और पहली बार खुलकर जीऊंगा। रेड उसकी बात सुनकर हंस देता है। वह कहता है उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल बना देती है। लेकिन एंडी सिर्फ मुस्कुरा देता है। फिर वह रेड से आखिरी बार वादा लेता है अगर कभी तुम जेल से बाहर निकले तो बक्सटन के उस पुराने पेड़ के नीचे रखे काले पत्थर को जरूर देखना, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ रखा होगा। रेड बिना कुछ समझे हाँ कह देता है। उसी रात एंडी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। वह वार्डन के सारे कागज संभालता है, उसके कपड़े प्रेस करता है, जूते चमकाता है और फिर चुपचाप अपने बैरक में लौट जाता है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात शोशांक जेल के इतिहास की सबसे बड़ी रात बनने वाली है। सुबह जेल के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन एंडी अपने बराक से बाहर नहीं आता। गार्ड अंदर जाकर झांकते हैं और हैरान हो जाते हैं। एंडी गायब हो चुका था। जेल में अफरा तफरी मच जाती है। वार्डन खुद उसकी बराक में पहुंचता है। गुस्से में वह दीवार पर पत्थर फेंक देता है। पत्थर पोस्टर को चीरते हुए अंदर चला जाता है। वह पोस्टर हटाता है और उसके पैरों तली जमीन खिसक जाती है। दीवार के पीछे एक बहुत लंबी सुरंग बनी हुई थी। वही छोटा सा हथौड़ा जो रेड ने 20 साल पहले मजाक उड़ाते हुए दिया था, उसी हथौड़े से एंडी ने हर रात थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़ता रहा। दीवार की मिट्टी वह अपनी पैंट जेब में भरकर रोज जेल के मैदान में बिखरते रहा। 20 साल हर दिन हर रात बिना किसी को
शक होने दिए वह अपनी आजादी की राह खुद बनाता रहा। उस रात उसने सुरंग पार की, फिर गंदे सीवर की पाइप तोड़ी और कई सौ मीटर तक बदबूदार पाइप के अंदर रेंगता हुआ आखिर जेल से बाहर निकल गया। बारिश में खड़े होकर जब उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए तो उसे ऐसा लगा जैसे एक कैदी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आजाद हो चुकी है। लेकिन एंडी का बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। अगली सुबह वह सीधे बैंक पहुंचता है। वह उसी नकली पहचान का इस्तेमाल करता है जो खुद वार्डन ने अपने काले पैसे छिपाने के लिए बनाई थी। बैंक से करोड़ों रुपए निकालता है। बाद में वह वार्डन के सारे गुप्त दस्तावेज और सबूत अखबार और पुलिस तक पहुंचा देता है। पूरा शहर हिल जाता है। पुलिस सीधे वार्डन के ऑफिस में पहुंचते हैं। वार्डन अपनी तिजोरी खोलता है लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं होते, सिर्फ एक बाइबल रखी होती है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर एक हथौड़े की आकार का खाली हिस्सा दिखाई देता है और पहले पन्ने पर एंडी का संदेश लिखा होता है, आप सही थे, मुक्ति सचमुच इसी के अंदर छुपी है। अब वार्डन समझ चुका था कि जिस इंसान को वो 20 साल तक कैदी समझ रहा था वही उससे 20 कदम आगे चल रहा था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाली होती है लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही वार्डन अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद रेड की भी रिहाई हो जाती है लेकिन बाहर की दुनिया उसे अजनबी लगती है। उसे हर जगह ब्रुक्स की याद आती है लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है। वह बक्सटन के उस पुराने पेड़ तक पहुंच जाता है और पत्थर हटाता है और नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिलता है। उसमें कुछ पैसे और एंडी के लिए लिखा हुआ एक खत होता है। खत में लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब कि तुम अब भी जिंदा हो, तो तुम जियो तो नो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार रेड मैक्सिको पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे एक नाव की मरम्मत करता हुआ एंडी उसे दिखाई देता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे गले लग जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।